Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing the chapter number 6, molecular basis of inheritance. Students, in the last session we have discussed about the human genome project. That is very important from the exam point of view. We have discussed some part and let us finish the human gene project today with a complete part of salient features of of human genome project and the DNA printing, which is also comes in a question of 5 marks. So let us discuss the salient features for human genome project. Salient features for human genome project. So basically this is you gonna mug it up or you can wrote. इसको याद करना है वैसे का वैसा, क्योंकि वैसे का वैसा क्वेश्चन आएगा कि write down the salient features of human gene product, 5 marks or 3 marks. You have to write in that way. So the human genome के कुछ important features, तो the important features are the human genome. जो ह्यूमन का जीन होता है बेटे वो कंटेन करता है अराउंड 3164.7 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस. कितने बेस कंटेन करता है? 3164.7. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो साइंटिस्ट को पता चला दैट इज 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन वन सिंगल ह्यूमन जीनोम. बेसिकली जीन जो कहा गया है वो डीएनए को ही कहा गया है, दैट इज द डीएनए मटेरियल. अगर मैं बात करने की कोशिश करूं मेंडल का, तो मेंडल ने बोला कि कुछ ना कुछ कोडिंग्स थी जो कि ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम लास्ट जनरेशन ऑफ पेरेंट टू द चाइल्ड जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. इन द सेम मैनर बच्चे, अगर मैं बात करूं जीन की, तो जीन आपको जीन का मतलब होता है आपका जेनेटिक मटेरियल. कोई भी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो कि एक जनरेशन एंड द कैरेक्टर, फिजिकल एंड कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप उसको जीन कह देते हो, जेनेटिक मटेरियल. और वो जीन किससे बना हुआ है? डीएनए से, क्रोमोसोम से. तो अब उसने कहा कि एक ह्यूमन जीनोम मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ जीन, किससे बना है? डीएनए के मॉलिक्यूल से बना है, जो कि फॉर द न्यूक्लियोटाइड से बना है. वो 314.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड का एक मिला जुला कलेक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट फीचर इज द एवरेज जीन कंसिस्ट of 3000 bases, but size vary greatly. अब जो साइज था बेसिस का, वो एवरेज साइज ऑफ जीन इज 300 बेसिस. मतलब कि एक एवरेज साइज एक जीन का, एक वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड का, दैट इज 3000 बेसिस का होता है. बट इट कैन बी वेरिड, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं. ठीक है. लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम जिसे कहते हैं जीन बीइंग dystrophin at 2.4 मिलियन बेसिस. इसको नोट करने की बात है. आगे चलते हैं. टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेटेड at 30,000 lower than previous 30,000 lower than previous estimated
80,000 to 1,40,000 जीन्स, जिसमें से ऑलमोस्ट 99% nucleotides are exactly the same in all people. तो बेटे ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ जीन्स दैट आर एस्टिमेटेड, एक डीएनए में टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो एस्टिमेटेड हुए हैं वो 30,000 लोअर देन अ प्रीवियस एस्टिमेटेड, मतलब जो सही काउंट किया गया, उन लोगों ने कहा कि 80,000 है, अगर उन्होंने 80,000 किया या उन्होंने अगर 1,40,000 किया तो उसमें से बस 30,000 माइनस करके आपके करेक्ट जीन की रेशियो आ जाएगी। ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल न्यूक्लियर, उनमें जो जरा सा डिफरेंस होता है, वो ही डिफरेंस उनका जेनेटिक एंड यूनिकनेस कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेस देन 2% ऑफ जीनोम codes for proteins. इसमें बोल रखा है जो जीनोम में कोडिंग्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रोटीन्स, दैट इज लेस देन ओनली 2%, 2% से कम की होती है। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस मेक large portion of human genome। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, जिसको रेपिटेशन या रेप्लिकेशन बोल सकते हैं। रिपीटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए stretches of DNA sequence that are repeated many times. For example, this is a code। अब ये फिर से रिपीट, that means this is repeating million, thousand, 10,000 number of times the sequence, the specific sequence code, which is also known as a template, which is acting for a DNA coding। okay, and जो इसका next strand होगा वो complementary होगा। ठीक है, एक और बात इसमें नोट लिख लो बेटे एक टाइप का। इन अ नोट यू कैन राइट दैट नो डायरेक्ट, एक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रही है दैट नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस या इसको हम लोग उसमें टेम्पलेट वाले में डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, we'll discuss it, but we'll discuss it in the transcription process, because if I make you write down this part, then you'll be confused over this। ठीक है, so just write down that chromosomes, that is I, एक क्रोमोसोम है जिसको उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है बेटे आई क्रोमोसोम contains 2968 genes DNA molecules, and Y has, that means you can also write that, and chromosome Y has few S, you can say,
231 genes. ठीक है. Next salient features and the last salient features, the scientists has discovered one important feature. ठीक है. अब साइंटिस्ट ने क्या है इसको किया है, इसको इम्पोर्टेंटली मार्क करेंगे. अब इस फीचर को आप लोग कैसे करेंगे, दैट location of genes and single base DNA difference. Locations of genes where single base DNA difference is present, you can rather say. मतलब कि साइंटिस्ट ने SNPs, that is single nucleotide polymorphism occurs in humans बताया था. Very important again, this information promises to revolutionize inventory, you can rather say, the processes, or you can say the mechanism of finding chromosomal, very important, very important, chromosomal locations for disease associated sequence and tracing phylogenetic, you can rather say evolutionary relationships of human beings, that is human history. तो ये हम लोग ने देखा दैट कि हम लोगों को बेटे मोस्टली जो न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग है ना वो सबकी सेम है, ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस जो यूनिक कैरेक्टर स्केच के लिए रिस्पॉन्सिबल था ह्यूमन टू ह्यूमन था बेटे, वो था उनकी पोजीशन, वो था उनका लोकेशन, जो कि साइंटिस्ट ने आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद साइंटिस्ट ने पता किया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन फॉर दिस. कि एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब साइंटिस्ट ने पता किया कि एग्जैक्ट लोकेशन साइंटिस्ट ने ये बताया कि एक क्रोमोसोम की फॉर द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या द और एक ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी जो स्पेसिफिसिटी है एक क्रोमोसोम की, उस पर बैठे जीन्स की, वो डिफरेंट होती है अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स के अंदर. एंड दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर स्केच. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 10 क्लास में बच्चे हैं एंड आई हैव 10 डिफरेंट बॉल्स, ठीक है, और वो जो 10 डिफरेंट बॉल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं. अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आता है, मैंने उसको ग्रीन कलर का बॉल दे दिया, ऐसे दूसरा बच्चा आता है, मैंने उसको रेड कलर का दे दिया, एंड मैंने जो 10 कलर डिफरेंट कलर की बॉल है
वो मैंने 10 डिफरेंट बच्चों में 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स को दे दिया, मतलब अलग अलग, इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग जो बच्चे थे उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल आए। ये सही है। अब मैंने बच्चा, अगर मेरे से कोई ये पूछे कि सबको बॉल्स मिल गई, तो सब कहेंगे हाँ। सब हाँ क्यों कहेंगे बेटा? सब ये क्यों नहीं कहेंगे कि मेरे को लाल मिली, मेरे को ग्रीन मिली? बिकॉज आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द कलर। ओके, मैं सिंपल से उनसे क्वेश्चन पूछूंगी, सबको बॉल मिल गई। बॉल का एक जनरल कैरेक्टर कहते हैं कि बॉल एक गोल्ड कलर की है, ठीक है। बॉल प्लास्टिक की हो सकती है, जो कि मैंने इक्वल मटेरियल से बांटी है, ठीक है। तो सबको, जो भी मैं वो गोले जैसी चीज दिखने के लिए मैंने उसको बोल दिया कि सबको बॉल मिल गई, एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द 10 एवरी स्टूडेंट विल से यस मैम वी गॉट द बॉल, ठीक है। अब मैं कहूंगी कि इस बच्चे को कौन से कलर की बॉल भी, जस्ट स्पेसिफाई द कलर ऑफ योर बॉल। तो आप उस कलर को, वो बच्चे उस कलर को स्पेसिफाई करेंगे, कोई बोलेगा रेड, कोई बोलेगा ग्रीन, कोई बोलेगा येलो, कोई बोलेगा पिंक। So every student will going to specify the color of that ball. In the same manner, the gene pair, the nucleotide coding will be same, and the base pair will be same for every human being, but their positioning will be different. So that will specify the unique character sketch and the universalization of the human being character sketch, which is promised and revolutionized after this project called Human Genome Project. Okay, so let us start with the application and the future challenge. And it's a small topic, and let's start with the DNA fingerprinting. Application and future challenges. अब बेटे इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस में that DNA, पहली चीज, sequence will define many research work for plants and animals. बेटे यही ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट से डीएनए की कोडिंग पता करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच, जेनेटिक्स ब्रांच की शुरुआत हुई। साइंटिस्ट ने जीन्स पे रिसर्च जो स्टार्ट की, वेदर इट इज प्लांट, वेदर इट इज ह्यूमन बींग्स, फॉर क्रॉप, फॉर एग्रीकल्चर, वट एवर इट इज। After this Human Genome Project, they have started researching about the various gene project, and उनके various gene projects को लेके उन लोगों ने different रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस जीन को इस कोडिंग के साथ जोड़ देंगे तो क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होगा। अगर मैंने दो हाइब्रिडाइज जीन को जोड़ दिया तो व्हाट विल बी द ऑफस्प्रिंग फॉर्म। ऐसे उन लोगों ने कहा कि अगर मेरे को कोई डिजीज को खत्म करना है, तो अगर मैंने इनके अफेक्ट में ऐसा मीडियम प्रिपेयर किया, वैसा मीडियम प्रिपेयर किया, वी गोना स्टडी दिस इन द बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। सो दे हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी विद इट, एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग मेनी रिसर्च अबाउट द डीएनए सीक्वेंसेस की ये डीएनए सीक्वेंस ऐसा क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर and what is the specificity of this special character and the position and the location of that particular gene on the chromosome. So there are many certain things and the research that are being started by the scientists during that time, and after that time the scientists are more into the researcher work which is not yet been discovered by the scientists on the gene and the genetics and the biotechnological theory. So the two separate branches like genetics and the biotechnologies have been discovered. So that is why the DNA sequence will discover many research and research work for the plants and animals itself. Human beings के लिए तो बेटे चल ही रहा था, animals and plants के लिए भी it is started. Okay. Expertise in both public and private sector. ठीक है। HG sequence will enabling
a radical, or you can say bright new approach to biological research. Next, defining questions of systematic arrangement, you can rather say positioning of gene can made to answer. ठीक है, all transcripts of gene in, for example, in particular tissue, organ, tumor, mutation can be studied with a systematic approach. With a systematic approach. With a systematic approach. So we have completed the application and the future aspects of the Human Genome Project and the salient features of the Human Genome Project. Let us start with the DNA printing, and let's just end this topic for the session. That is, we have completed the Human Genome Project and we are going to left with the transcription and the protein synthesis part right now. So let us start with the DNA fingerprinting. तो बच्चे DNA fingerprinting का क्या मतलब है? For example, this is my hand, okay, and I have some lines over there, okay, I have some different lines over there. Many of you have known and somewhere in your line have contacted palmists, जिनको ये palmistry की कला आती है हाथ देखने वाली. So what you have contacted, they read these lines basically. बेटे ये जो line होती है, हमारा हाथ होता है ना, इसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एक कैरेक्टर होता है. फॉर एग्जांपल, ये जो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग होती है, ये जो कोडिंग होती है, फॉर एग्जांपल डीएनए की जो कोडिंग होती है, इट इज सो यूनिक इन एवरी ऑर्गेनिज्म. सारे ऑर्गेनिज्म में ये जो डीएनए की फिंगरप्रिंट डीएनए की कोडिंग होती है, अब तक हम लोगों ने ये कर लिया है कि इट इज वेरी वेरी यूनिक. ठीक है, और ये इतनी यूनिक होती है कि हर ऑर्गेनिज्म की अलग होती है बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म. और अगर मॉलिक्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, so the skin, the organs, the muscles, everything is made up with a coded protein, and so the structure somewhere, the position somewhere will be different. Okay, so that's why I can define that every organism had a unique fingerprinting. For example, एक एक्सरे अगर मैं करूँ कुछ organisms का, तो अगर मैं कुछ organisms का एक्सरे करती हूँ तो उनका जो स्ट्रक्चर है एक्सरे में वो सबका डिफरेंट आएगा. इन द सेम वे में अगर मैं सबके हाथ के छाप लूं तो किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का नाटा, किसी की शेप उधर से, किसी का परफेक्ट, किसी का आइडियल, कैसे ऐसे मुझे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए कोडिंग. लेट अस स्टडी हाउ. सो लेट अस स्टार्ट विद डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग करेंगे दैट 99%
of base sequence among humans are same. और 2% सिर्फ प्रोटीन्स को कोड करते हैं. So now question is, assuming H genome is 3 into 10 raised to power 9 BP, in how many base sequence would there be different मतलब कि इसका 99% निकालना है कि अगर ये सब में सेम है, अगर इतने बेस पेयर है और 99% सेम है, 3 into 10 raised to power 9 BP into 99.9 मतलब इसको 10 कर सकते हो into 100. So इतना बताओ कि इसका बाकी का 0.1% जो होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, इसका कितना डिफरेंट होगा, इट कैन बी कैलकुलेटेड. ओके, इंडिविजुअल यूनिक इन देयर sequences of DNA which make unique physical, unique phenotypic character sketch. One aims to find out genetic difference between two individuals or among individuals of a population, sequencing DNA every time would be expensive and difficult. So what it has to be done over these cases, DNA fingerprinting is a quick compare the DNA sequence of any two individuals. बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनको पूरा जीनोम प्रोजेक्ट खड़ा करो, तो इसीलिए ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ. अब लेट अस स्टडी कि है क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. बच्चे involves पहला identifying different in some specific regions of DNA sequence called as, very very important, repetitive DNA. Because
These sequence a small stretch of, you can say, a small template of DNA is repeated many times. These repeated templates are separated from bulk gene or genomic DNA and DNA difference in different peaks during density gradient configuration. This is kinda important. Next, you can say the bulk DNA forms major peak and other small peaks are referred as satellite DNA. Depending upon the base composition, for example, AT rich, GC rich, length of each DNA segment and number of repetitive unit and satellite DNA can be classified into many categories such as microorganisms. Here you can say microorganisms. Here you can use the term microsatellites if we've talked about mini satellites, sequence do not code for any protein. But they form large portion of human genome, that is human
जीनोम the sequence बेटे सीक्वेंस में हम लोग एक बात करेंगे कि चलो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोगों ने कहा कि क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत हुई बच्चे। अब एक जीनोम के उसने उन लोगों ने सीक्वेंसेस निकाल लिए। उन्होंने बोला कि 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट और 0.1% कुछ डिफरेंस होता है हर ह्यूमन बीइंग में, जो कि उसके न्यू फिनोटिपिक कैरेक्टर की पहचान होती है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन डीएनए या जीनोमिक डीएनए की, तो अगर 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं तो मतलब 0.1 बेस पेयर उसमें ऐसा होगा जो कि डिफरेंट होगा। इतनी बात समझ में आती है कुछ। अब 0.1% क्या डिफरेंस होगा। अब फॉर एग्जाम्पल डीएनए मेरा बना हुआ है रिपीटेड डीएनए टेम्पलेट से, या एक ऐसा कोई कोड होगा जो कि बार बार थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट कर रहा होगा इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, और वो जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में बेटे डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सारे ऑर्गेनिजम्स में वो स्पेसिफिक पैटर्न डिफरेंट होता है, दैट मीन्स कि ए बी सी डी दिस इज अ पैटर्न, ए बी सी डी डी ए बी सी E A B C D and then it's so on, A B C D A B C D A B C D A B C D। अब ये जो यूनिक पैटर्न है या कोडिंग है, आपको इसको अलग कैसे करना है वो उन्होंने बताया डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक। छोटी क्लासेस 9th क्लास में थे जब आप लोग, तब आप लोगों ने एक सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक देखी थी, या आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक होती क्या है। बेटे सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक अगर आपने कभी देखा हो, कभी कभी मम्मी मैंगो शेक बनाते हुए मम्मा को, या मिल्क शेक बनाते हुए, या कभी दूध में जो मक्खन है उसमें से घी निकालते हुए, सो व्हाट शी विल डू कि वो जो मक्खन होता है या दूध में से मक्खन, मलाई में से मक्खन निकालते हुए बेसिकली कि जो मलाई होती है बेटे, उसमें बेटे क्या होता है कि फैट कंटेंट भी होता है और उसमें दूध भी होता है। ठीक है, वो पूरी तरीके से मक्खन नहीं होता, दैट इज मक्खन इज डिफरेंट, मलाई इज डिफरेंट। और जो बच्चे अभी तक ये समझते हैं कि मलाई इज ऑल्सो सेम एंड मक्खन इज ऑल्सो सेम, दे आर वेरी रॉन्ग। मलाई में बेटे जो मिल्क कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है और मक्खन में फैट कंटेंट ज्यादा होता है, एंड इट इज सॉलिड एंड यू कैन डिफरेंशिएट इट। तो अगर मम्मी ने कभी मलाई में से मक्खन निकालना होता है, जो मम्मा के पास एक अच्छी सी नंबर, एक अच्छा सा अमाउंट मलाई का इकट्ठा हो जाता है, या मलाई कभी पुरानी हो जाती है, सो व्हाट शी डू इज कि वो उस सारी मलाई को मिक्सी में डालती हैं, एंड शी व्हाट एडेड अ वाटर ओवर इट एंड शी जस्ट सेंट्रीफ्यूगेट इट, उसको सेंट्रीफ्यूगेट कराती है। कभी कभी जो बच्चे गांव वगैरह में गए हों, सो व्हाट दे सेड कि मिल्क को दे विल लाइक दिस, ऐसे गोल गोल करते हैं, एक डंडा बीच में रख के और ऐसे ऐसे करते हैं। सो व्हाट क्या हो जाता है उसमें बेटा, क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक कि जब आप पे कोई रोटेटिंग फोर्स लगता है, और जब रोटेटिंग फोर्स लगता है तो जो डेंस के भारी मॉलिक्यूलर मास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साइड में आ जाते हैं, और जो लाइटर मास के पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही है। अब बेटे आप लोगों ने इसमें डीएनए के स्ट्रैंड डाल दिया, अब
आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रैंड्स, अगर मैं एबीसीडी कह रही थी, वो एक बल्क माल था जो डीएनए में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। अब जो ऐसे प्रेजेंट है ए बी सी डी या ई बी सी डी या डी बी सी ए, ये तो इक्के दुक्के स्ट्रैंड्स होंगे ना जो डीएनए में बहुत कम प्रेजेंट है, 0.1% में। तो बेटे ये स्ट्रैंड अलग होंगे, तो बल्क वाले जो स्ट्रैंड्स होंगे वो तो आ जाएंगे कोने में, और जो ये लाइटर स्ट्रैंड्स होंगे, स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, ये आ जाएंगे बीच में। देन हाउ आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ये वाला एक स्ट्रेच मार्क जो स्ट्रैंड है वो बना रहा है बल्क कोडिंग, और ये जो लाइटर स्ट्रैंड्स जो डीएनए के इकट्ठे हुए हैं, these are the character sketch of the uniqueness in the specific organism or the individual. So this technique is known as density gradient centrifugation. अब बच्चे ये एक बात बोल रहा है कि यहाँ पे सीक्वेंस डू नॉट कोड। अब ये जो सीक्वेंस होते हैं ना, ये किसी स्पेसिफिकली प्रोटीन के लिए नहीं कोड कर रहे होते, मतलब कि इन्होंने कोई प्रोटीन नहीं बनाना जिसके लिए ये कोड कर रहे हैं, जिसके लिए सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, कोई एज सच प्रोटीन नहीं बना हुआ, बल्कि ये खुद एक पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इनका जो खुद का स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बना होता है, ना कि ये किसी स्पेसिफिक को कोड कर रहे हैं। ठीक है। इन द सेम मैनर ह्यूमन जो सीक्वेंस है डीएनए का डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, सो द लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज लाइक दैट ओनली। ओके। सो अगर मैं बात कर देती हूं पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि डिफरेंट डीएनए के रिपीटेटिव डीएनए के कोड हम लोग देखते हैं। ठीक है। इन द सेम मैनर जो मिनी डीएनए होते हैं, जो कि अलग डीएनए होते हैं, उनको आप बोल देते हो बल्क पार्ट, और जो लाइटर डीएनए होते हैं आप उनको माइक्रो बोल देते हो, जो कि मिनी से छोटे होते हैं, जो कि इक्के दुक्के प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ डीएनए fingerprinting. We will start with the polymorphism topic in the next session, and with the polymorphism topic we're going to study the detailed inherited mutation of DNA that occur in that part that occur in the individual to individual difference. Okay, so we'll start with the polymorphism and the DNA mutation in DNA part. Okay, thank you.